नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की आपकी क्लास स्टार्ट हो गई, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। और ये जो हमारी क्लास है यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दें और आप लाइक करें, कमेंट जरूर करते रहें आप लोग। और ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने इस क्लास का नाम दिया है MIQ। हालांकि इसमें क्वेश्चन जो होंगे MCQ होंगे, लेकिन इसका नाम हमने दिया MIQ, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। इसमें वही क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेली करंट अफेयर की क्लासों में आप देखेंगे डेली इतनी करंट अफेयर की घटनाएं घटती रहती हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, कि हर चीज़ों पर जो है नज़र रख पाना मुश्किल काम होता है। और हर चीज़ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं वो दृष्टि आपको अपनानी होगी कि किस तरह से ये देखा जाता है, तो चीज़ें कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं उसको द काउंसिल परिवार ने ध्यान रखा है, कहाँ से चीज़ें आएंगी और उसको लेकर के हम लोग आए हुए हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है, क्लास को रोज आपको ज्वाइन करना है और क्लास को रोज देखना है आपको। और अगर आप इसको क्लास को लगातार देखते हैं तो आपको यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर करंट अफेयर का नहीं होने दूंगा। ये मैं इस तरह से इस क्लास को डिजाइन कर रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, और इसका PDF आपको मैगजीन के रूप में टेलीग्राम चैनल पर हमारे उपलब्ध होता जाएगा। हालांकि 2-3 दिन पीछे करके मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा, तो आप लोग उसको देखते जाइए। तो शुरू करते हैं। आज का जो सवाल पहला है हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, फिर से ध्यान रखिएगा कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह इवेंट्स 24 अप्रैल 2022 से कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। दूसरा कथन है कि इसका पहला संस्करण 2020 में उड़ीसा में आयोजित किया गया था। दो कथन दिए गए। अब पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो है, इसका हाल ही में आप देखेंगे इसके लोगों का अनावरण किया गया। इसका जो लोगो होता है उसका अनावरण किया गया, जिस कारण ये चर्चा में रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। अब ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 है, इसका आयोजन 2022 में हो रहा है। और इसका 2022 में जो आयोजन हो रहा है 24 अप्रैल से 3 मई के बीच किया जाएगा। कब से? 24 अप्रैल से 2022 से कर्नाटक में इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है इवेंट्स इसका जो हो रहा है 2022 में 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ये चलेगा 3 मई तक। और ये जो होगा ये सेकंड संस्करण होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का सेकंड संस्करण होगा। फर्स्ट संस्करण इसका जो आयोजित हुआ था 2020 में आयोजित हुआ था उड़ीसा में। इसमें आपको पहला जो कथन दिया हुआ कि यह इवेंट्स 24 अप्रैल 2022 से कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। और दो कथन है कि इसका पहला संस्करण 2020 में आयोजित किया गया उड़ीसा में, तो यह भी कथन हमारे दोनों कथन सत्य हैं। और हमने आपको बताया कि ये 24 अप्रैल से 3 मई के बीच आयोजित किया जाएगा कर्नाटक में। और पहला जो संस्करण हुआ 2020 में उड़ीसा में हुआ था, तो दूसरा कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। और हमने आपको ये भी बताया कि ये सेकंड संस्करण आयोजित हो रहा है 2021 का। अब हो कब रहा है? 2022 में हो रहा है। तो चूंकि ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा C, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखिए आप खेलो इंडिया का, तो 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लोगों का अनावरण हुआ भी, और इवेंट्स 24 अप्रैल 2022 से कर्नाटक में होगा। और श्री कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में इस लोगों का अनावरण किया गया है। ये जो लोगो अनावरण हुआ है, कहाँ पे अनावरण किया गया अगर आपसे पूछता है, तो ये जो है कि आपको दिख रहा है कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया। और जैन विश्वविद्यालय जो बेंगलुरु में स्थित है, ये 24 अप्रैल से 3 मई 2022 में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसकी मेजबानी करेगा। तो ध्यान रखिएगा इस खेल का मेजबानी कौन कर रहा है? जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर रहा है। और यह संस्करण इन खेलों का दूसरा संस्करण होगा, जैसे कि हमने बताया। और पहला इसका संस्करण 2020 में उड़ीसा में हुआ था। और 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो एंथम है वो निखिल
आपको दिखेंगे निखिल जोशी और चंदन शेट्टी ने इसको गाया है। तो 2021 का जो गेम्स ये आयोजित किया जा रहा है, इसका एंथम किसने गाया है? तो निखिल जोशी और चंदन शेट्टी ने। और इन खेलों का जो आधिकारिक शुभंकर है वो वीरा है। और वीरा क्या है? एक हाथी है। तो एक हाथी वीरा है, वो शुभंकर इसका रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे विदेश सचिव नामित किया है? पूछा जा रहा है कि विदेश सचिव किसे भारत सरकार ने नामित किया है। ऑप्शन है विनय मोहन कात्रा, बी है हर्षवर्धन श्रृंगला, और सी है गिरीश कुमार मिश्रा, और डी है गायत्री कृष्णन बी। तो हाल ही में आप देखेंगे विनय मोहन कात्रा को जो है, विनय मोहन क्वात्रा को, इनको आधा क्वा रहेगा, क्वात्रा को जो है भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें ये विनय मोहन कात्रा के बारे में, तो ये वर्तमान में आप देखेंगे नेपाल में भारत देश के राजदूत हैं। तो वर्तमान में भी ये नेपाल के राजदूत हैं और अगले भारत के विदेश सचिव होंगे। अब ये जो होंगे आप देखेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो हर्षवर्धन श्रृंगला 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसके बाद विनय मोहन क्वात्रा अगले विदेश सचिव बनाए जाएंगे। और बात करें विनय मोहन क्वात्रा, तो ये एक IFS अधिकारी हैं। और IFS यानी फॉरेन सर्विस के हैं। और ये जो है 2015 से 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इन्होंने काम किया था। और फिर भारत के राजदूत के रूप में ये फ्रांस भी गए हुए थे, तो फ्रांस में भी थे। 1988 में IFS अधिकारी बने थे। और ये IFS अधिकारी जब बने तो IFS में शामिल होने के बाद उन्होंने भारत के तीसरे सचिव के स्थायी मिशन के रूप में भी काम किया था। और आगे चलकर के इन्होंने दूसरा सचिव भी बने थे, और जहां उन्होंने 1993 तक सेवाएं दी थी। तो ये पूछ रहा है कि भारत सरकार ने किसे विदेश सचिव नामित किया है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी विनय मोहन क्वात्रा भारत के अगले विदेश सचिव होंगे। और ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला का ले रहे हैं। और ये जो गिरीश कुमार मिश्रा और गायत्री कृष्णन बी है, ये भी भारत के IFS अधिकारी हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको दिख रहे हैं विनय मोहन क्वात्रा की आपको फोटो दिखाई दे रही है। ये जो है भारत के अगले विदेश सचिव हैं और वर्तमान में देश नेपाल में ये राजदूत हैं। और 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। तो उसके बाद ये जो है कार्यभार संभालेंगे। अब ये विदेश सेवा का अधिकारी हैं, भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी हैं विनय मोहन क्वात्रा। और ये जो है 1988 बैच का IFS अधिकारी आपको दिखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस, ध्यान दीजिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वायु गुणवत्ता डेटाबेस, एयर क्वालिटी डेटाबेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा अस्वस्थ हवा में सांस लेता है। तो दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा पूछ रहा है कि अस्वस्थ हवा में सांस लेता है। अब ऑप्शन हमारे 55% है, बी है 60%, सी है 75% और डी है 99%। तो हाल ही में आप देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस की 2022 की जो अपडेट आई है 2022 में, उस अपडेट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ये जो दुनिया की 99% आबादी है, दुनिया की 99% आबादी जो है WHO की जो वायु गुणवत्ता डेटाबेस है, जो वायु गुणवत्ता सीमा है, उससे अधिक हवा में सांस लेती है, उससे अधिक हवा में सांस लेती है। तो इसमें 99% बात हो रही। अब अपडेटेड ये जो 2022 का अपडेटेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कि वार्षिक औसत सांद्रता के जमीनी माप को भी ये प्रस्तुत करता है, जो एक सामान्य शहरी प्रदूषक है। अब अभी तक आप देखेंगे 117 देशों, कितना अभी तक आप देखेंगे 117 देशों के 6000 से अधिक शहर वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं। इतने लोग निगरानी कर रहे हैं, फिर भी ये हालात बनी है कि दुनिया का 99% हिस्सा अस्वस्थ हवा में सांस लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप देखेंगे इसका वायु प्रदूषण जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति इस पर है वायु प्रदूषण की। और लगातार इस पे वायु प्रदूषण पर क्वेश्चन आते रहते हैं। और वायु प्रदूषण के लिए हर सरकार प्रयास करती है, भारत और विश्व की भी प्रयास करती है कि वायु जो है प्रदूषण कम से कम हो, लेकिन अधिक से अधिक चीजें इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो 99% हिस्सा जो है
अस्वस्थ हवा में सांस लेता है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 99%। देखिए आपको एक फोटो दिख रही हो, किस तरह से एक व्यक्ति जो है वायु प्रदूषण में प्रदूषित जो वायु है उसमें सांस लेता हुआ नजर आ रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस की 2022 की अपडेट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दुनिया की 99% आबादी WHO की जो वायु गुणवत्ता सीमा है उससे अधिक हवा में सांस लेने को मजबूर है। अब ये अपडेटेड जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यानी NO2 की वार्षिक औसत सान्द्रता के जमीनी माप को भी प्रस्तुत करता है, जो एक सामान्य शहरी प्रदूषक है। अब 117 देशों के 6000 से अधिक शहर वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ए है स्वीडन, बी है चिली, और सी है पेरू, और डी है ब्राजील। तो बात करें स्वीडन ने हाल ही में आप देखेंगे स्टील उत्पादन में शामिल जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इसने स्टील उत्पादन में जो शामिल कार्बन उत्सर्जन उसको कम करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब इसमें ये काम करेगा, कोकिंग कोल की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा। किसकी जगह? कोकिंग कोल की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अगर हम देखें तो उत्पादित प्रत्येक मीट्रिक टन स्टील से दोगुना कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित होता है, ये रिपोर्ट ऐसी बता रही। तो स्वीडन ने हाल ही में आप देखेंगे जो कार्बन उत्सर्जन है उनको कम करने के लिए हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इसका जो सही उत्तर आपको दिख रहा है ए दिख रहा है, यानी स्वीडन। किसके स्थान पर हाइड्रोजन का प्रयोग अब होगा वो? तो याद रखिएगा, कोकिंग कोल की जगह अब हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमने आपको बताया कि इसका सही उत्तर जो है ए है। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आप देख सकते हैं। स्वीडन ने स्टील उत्पादन में शामिल कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इसमें कोकिंग कोल की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन क्या कह रहा है कि उत्पादित प्रत्येक मीट्रिक टन स्टील से दोगुना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, ऐसी एक रिपोर्ट कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रही ब्लू नाइल नदी का उद्गम किस देश से होता है? तो हाल ही में खबरों में रही ब्लू नाइल नदी का उद्गम किस देश से होता है? ऑप्शन है मिस्र, बी है इथियोपिया, सी है सऊदी अरब, और डी है चीन। तो हाल ही में देखेंगे कि ये जो ब्लू नाइल नदी है इसमें एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये ब्लू नाइल नदी में तो एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 23 लोग शामिल थे। वो 23 लोग बैठे हुए थे उस जहाज में, और 23 लोगों की मृत्यु हो गई। अब वो जो 23 लोग थे टोटल महिलाएं थी, वो 23 महिलाएं उसमें बैठी हुई थी उस जहाज में, जो ब्लू नाइल नदी में जो है कि आप देखेंगे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सभी लोगों की मौत हो गई। अब बात करें अगर ये ब्लू नाइल नदी की, तो ये जो है कि नील नदी की सहायक नदी है। किसकी है? नील नदी की सहायक नदी है, जो आप देखेंगे इथियोपिया में टाना झील से निकलती है। कहां से निकलती है? इथियोपिया के टाना झील से निकलती है, और ये आगे बढ़कर के इथियोपिया और सूडान से होकर के बहती हुई नजर आएगी। तो सूडान से ये बहती हुई है, सूडान में भी बहती है और इथियोपिया में बहती है, लेकिन निकलती है इथियोपिया के टाना झील से। याद रखिएगा किस झील से? तो टाना झील से निकल रही है। और ब्लू नाइल अफ्रीकी देशों में लोगों और सामानों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन का मार्ग भी रही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी इथियोपिया। देखिए इसके बारे में आपको ये नदी आपको दिख रही जो है कि ब्लू नाइल नदी आपको दिख रहा है इस फोटो में। तो ब्लू नदी की सहायक नदी है ब्लू नाइल नदी। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि जो ब्लू नाइल नदी है ये जो हाल ही में चर्चा का विषय रही है, किस नदी की सहायक नदी है? तो नील नदी की सहायक नदी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह किस झील से निकलती है ब्लू नाइल नदी जो हाल में चर्चा में रही? ते टाना झील से निकलती है। और जैसा कि एक क्वेश्चन हमने आपको बना के दिया कि किस देश से निकलती है, तो इथियोपिया से निकलती हुई नजर आ रही। अब ये बहती कहाँ है? तो इथियोपिया और सूडान से होकर बहती है,
और इसमें जो है एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 23 लोगों की मौत हुई। अब ये सारी जो लोग थे, ये जितने भी सारे लोग थे वो सभी महिलाएं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन करा का हाल ही के समाचारों में चर्चित वैगनर ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हाल ही में समाचारों में चर्चित वैगनर ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? ऑप्शन है अमेरिका, बी है यूक्रेन, सी है अफगानिस्तान और डी है रूस। तो अगर हम बात करें वैगनर ग्रुप की, तो ये जो है रूस की एक निजी सैन्य कंपनी है। किसकी सैन्य कंपनी है? तो रूस की एक निजी सैन्य कंपनी है। और इसके अनुसार देखेंगे जो ब्रिटिश सैन्य खुफिया एजेंसी है उसके अनुसार देखेंगे वैगनर ग्रुप के 1000 से आप देखेंगे अधिक भाड़े के सैनिक को पूर्वी यूक्रेन में तैनात किया जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन का लगातार युद्ध चल रहा है, तो जो ब्रिटिश सैन्य खुफिया एजेंसी है ये कह रही है कि वैगनर ग्रुप के 1000 भाड़े के सैनिक जो है आप देखेंगे ये जो है यूक्रेन में तैनात किया जा रहा है। अब यह समूह जो है आप देखेंगे पिछले 8 वर्षों से यूक्रेन, सीरिया और अफ्रीकी देशों में सक्रिय नजर आता है वैगनर ग्रुप। अब ये है किसकी सैन्य कंपनी? तो ये रूस की सैन्य कंपनी है। और बार बार आप देखेंगे वैगनर ग्रुप की जो है कि मानवाधिकारों के हनन का आरोप भी लगा है इसके ऊपर, बार बार युद्ध अपराध ये करता रहता है। और 2014 में आप देखेंगे क्रीमिया के रूस के कब्जे के दौरान वैगनर समूह पहली बार चर्चा में आया था। तो पहली बार ये चर्चा में आया था क्रीमिया के रूस के कब्जे के समय में 2014 में। तो ये पूछ चूंकि रहा है कि वैगनर ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है, तो ये रूस की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी रूस। देखिए आप, ये आपको जो है वैगनर ग्रुप की एक फोटो दिख रही है जो इनके सैनिक हैं। तो वैगनर ग्रुप रूस की एक निजी सैन्य कंपनी है और ब्रिटिश सैन्य खुफिया क्या कह रही है कि वैगनर ग्रुप के 1000 भाड़े के सैनिक को पूर्वी यूक्रेन में तैनात देखा गया, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो सिक्योरिटी के लिए अपना या किसी भी अन्य तरीकों से उस पर कब्जा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और यह समूह पिछले 8 वर्षों से यूक्रेन, सीरिया और अफ्रीकी देशों में सक्रिय नजर आया है। और 2014 में ये पहली बार जो है क्रीमिया के रूस के कब्जे के दौरान ये पहली बार खबरों में ये समूह आया था। आज की क्लास में हमने 6 क्वेश्चन को लिया हुआ है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज, क्योंकि संख्या ही ज्यादा आपको नहीं गिनाना है, ये देखना है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कितने हैं। तो आज हमने 6 क्वेश्चन लिया हुआ है। आप इसमें लगातार बने रहें और प्लीज मैं आपको कहता हूँ कि इसको शेयर करें। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको देखते हुए सफल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।